सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। सो हाई ऑल, दिस निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जानेंगे इस वीडियो में 3 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग जो कुछ भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन खेलेंगे वाला वीडियो। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, मैं 3 क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ। 3 ऐसे क्वेश्चंस जिसके थ्रू हम समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो रिलेटिव परमिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस केप्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम reduces to 1/6 टाइम्स ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ अ मीडियम, व्हाट इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब याद करो वो बात जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कभी हम फोर्स इन वैक्यूम की बात करते हैं, इसमें कोई मीडियम के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आ जाने की वजह से क्या होगा कि जो फोर्स ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द मीडियम उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी, थोड़ी सी शील्डिंग आएगी, जिसकी वजह से ही ये जो एफ वैक्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब ये जो वैक्यूम में एक्ट करने वाला फोर्स है कितने टाइम्स कम हो जाएगा मीडियम इंट्रोड्यूस करने पे, तो मैंने आपको बोला था कि ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स कम हो जाएगा। सही है क्या? तो सीधी सीधी बात, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये मुझे क्या दे देगा, फोर्स इन मीडियम। सही है क्या? तो अब ध्यान से देखो, फोर्स इन वैक्यूम जो है वो उसको मैं F0 लिख देता हूँ। यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी मुझे नहीं पता, और ये जो मीडियम में जो ऐड करने वाला फोर्स है वो कितना हो चुका है, 1/6 हो चुका है। तो मैं इसको F0/6 लिख दूँ क्या? सही है, मतलब F0 के कंपैरिजन में 1/6 हो चुका है वो फोर्स। F0 से F0 को कैंसिल कर दो और आपको रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डायरेक्टली क्या मिल गई, 6 मिल गई, है ना। अब जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो आप इसी चीज़ को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो इस पर्टिकुलर केस में मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 6। सही है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई आप मीडियम को डालोगे, किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस करोगे बिटवीन द 2 चार्जेस, तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से जो फोर्स है वो कुछ टाइम्स कम हो जाएगा, और वो जितने टाइम्स कम होने वाला है दैट इटसेल्फ विल बी द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। सही है क्या? तो इसलिए आप इसको सिंपली एफ मीडियम इज इक्वल्स टू F0 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, इसको आप एज ए NSKL याद रख सकते हो। सही है, निर्वाण सर का एक और लाइफ लेसन आप लोगों के लिए, इसको एज ए डायरेक्ट NSKL याद रखो। और ये जैसे ही अगर आपको याद हो गया तो ये सवाल को देखते ही आपको पता है कि मीडियम इंट्रोड्यूस करने से आपका जो फोर्स है वो 1/6 हो रहा है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो इस तरीके के सवाल आपको नीट में देखने मिल सकते हैं, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। और आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डायरेक्टली विदाउट एनी एफर्ट्स फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। इवन आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये वाला एक NSKL पता है। सही है, तो फोर्स इन एनी मीडियम विल बी फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स। सही है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में मुझे क्या दिया हुआ है कि 2 चार्जेस से अगेन सेम टू सेम पैटर्न पे सवाल है। बस यहाँ पे क्या लिखा है कि 1/8 हो चुका है फोर्स, और यहाँ पे 2 रीज़न की वजह से फोर्स कम हो रहा है। क्या क्या? पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ अ मीडियम इज़ द फर्स्ट थिंग, लेकिन इसके साथ साथ मैंने डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया है। क्या बोला? डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया। मतलब पहले केस में डिस्टेंस अगर r था तो सेकेंड केस में मैं डिस्टेंस को भी r/2 कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मैं 8 को रिलेटिव परमिटिविटी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज यहाँ पे मेरा डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है ना, तो मतलब बेसिकली सिनारियो चेंज हो रहा है। अगर सिनारियो एज इट इज़ रहता, सिर्फ मीडियम का इंट्रोडक्शन होता है, तो ये जो पूरा 8 है, ये 8 डायरेक्टली आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो जाता है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। क्या करेंगे इस सवाल में? सबसे पहले तो मैं वैक्यूम के फोर्स को F0 लिख दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा 1/4πε0, यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सही है, ये F0 की वैल्यू है। सही है, चलने देते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। किससे? यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ मीडियम का फोर्स। मीडियम का फोर्स कितना आएगा, 1/4πε0 नहीं आएगा, εm आएगा, है ना, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पे आएगी। Q1 Q2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे R जो है, R हाफ भी हो गया है ना, तो R/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, R² और 4 ऊपर आ जाएगा। सही है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। F0 की वैल्यू तो F0 ही है, और जो मीडियम में फोर्स है वो कितना हो चुका है, 1/8 हो चुका है। मतलब बेसिकली ये F0 अपॉन 8 है, तो F0 से F0 कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ से 1/4π भी ख़त्म हो जाएगा। Q1 Q2 R² Q1 Q2 R² भी ख़त्म हो जाएगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट, सही है। 1 एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में बचा, 1 एप्सिलॉन m डिनोमिनेटर में बचा, इसके साथ यहाँ पे 4 भी है और यहाँ पे 8 है। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से आई कैन राइट एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 दैट इज़ 32। तो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन की ही वैल्यू क्या होती है, इसी चीज़ को मैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलता हूँ। तो मेरी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी, सही है क्या। तो अगेन बहुत आसान सा सवाल, अगेन सेम टू सेम चीज़ है, बस यहाँ पे सिर्फ मीडियम के इंट्रोडक्शन की वजह से 1/8 नहीं हुआ है फोर्स, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस भी हाफ करने की वजह से 1/8 हुआ है ना। तो दो चीज़ें हैं, तो पहली बात तो मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m भी लिखूंगा, साथ ही साथ जो डिस्टेंस r था उसकी जगह r/2 भी लिखूंगा, सही है। जब दोनों चीज़ें मैं करूँगा, दोनों फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट अप करूँगा, दोनों को सॉल्व करूँगा, तो दैट वे आई गेट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एज 32, सही है क्या। बहुत आसान से सवाल। तो पहले दो सवाल बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो गए क्योंकि ये ऑलमोस्ट डायरेक्टली देख के सॉल्व करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे जो सवाल नंबर 3 आ रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और साथ ही साथ यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये सवाल, इस तरीके के सवाल आपको जेई में देखने मिल सकते हैं और इसीलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझें। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक द वीडियो और साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो फिजिक्स में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि उससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा है। 2 इक्वली चार्ज मेटालिक स्पीयर्स, इक्वली चार्ज है, तो सही है। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। आर हंग बाय स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ईच फ्रॉम द वर्टिकल। तो इस तरीके के सवाल हम पहले भी काफ़ी सारे कर चुके हैं ना, इक्विलिब्रियम में भी हमने ऐसे काफ़ी सारे सवाल किए हैं, कूलम्स लॉ में भी हमने इस तरीके के सवाल किए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्ट्रिंग है, इस पे 2 मेटालिक स्पीयर्स जो है वो लटके हुए हैं, दोनों के ऊपर दोनों इक्वली चार्ज है, तो इस पर भी क्यू चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज। ये जो वर्टिकल से एंगल बना रहे हैं ये कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सही है क्या। तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लिख देता हूँ, 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, दोनों स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, सही है। When the whole arrangement is immersed in liquid of density 1 gram per centimeter cube, the angle doesn't change. Interesting, ध्यान से देखना। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ये एक सिनारियो है जो वैक्यूम में है, सही है क्या। अब इस चीज़ को मैंने उठाया और इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने एक मीडियम में, है ना, एक लिक्विड में मैंने डुबा दिया। अब लिक्विड में डुबा देने की वजह से क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया, है ना। तो एक रिलेटिव परमिटिविटी का भी कॉन्सेप्ट आएगा और दूसरा, सिंस मैं लिक्विड में मेटालिक स्पीयर्स को डुबा रहा हूँ तो उसके ऊपर क्या आएगा, एक बॉयंट फोर्स भी आएगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स भी आएगा, सही है क्या। ये सब कुछ होने के बावजूद, द एंगल डजंट चेंज, सही है। तो एंगल पहले भी 30 डिग्री था, अब भी 30 डिग्री ही रहेगा। मुझे पता करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी ही मुझे फाइंड आउट करनी है। मुझे डेंसिटी ऑफ स्पीयर गिवन है, सही है क्या। चलो, और यहाँ पे लिक्विड का भी डेंसिटी दे रखा है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी मतलब वाटर ही होगा, सही है क्या। चलो समझने का ट्राई करते हैं। पहले तो इन वैक्यूम इसको सॉल्व करते हैं, सही है। इन वैक्यूम पहले तो क्या होगा ये समझने का ट्राई करते हैं। इन वैक्यूम ध्यान से देखो, अब इस तरीके का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर, इस तरीके का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ पे एक स्पीयर है और इस स्पीयर पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं वो हम देखते हैं और फिर उनको हम सॉल्व करते हैं ना, उसके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, इक्विलिब्रियम में हमने 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे जहाँ पे हमने सिर्फ इक्वेशन बनाए थे और मैंने आपको वहाँ बोला भी था कि वो सवाल आपको डायरेक्टली हो सकता है पेपर में नहीं आए लेकिन बहुत सारी जगह उसका यूज़ होगा। एंड दिस इज़ वन सच केस जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हमने बनाए थे वो यहाँ पे काम आएंगे, सही है। क्या होगा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो इसका वेट mg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक टेंशन फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में कुछ, सही है क्या, T, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो स्पीयर्स है वो इक्वली चार्ज्ड है, तो और इक्वली पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, सेम चार्ज है दोनों पे, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन आएगा। तो ये 3 फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे, टेंशन फोर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दें, है ना। अगर 30 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो आई विल गेट दिस एज T cos 30 डिग्री और इधर साइड वाला हो जाएगा T sin 30 डिग्री, सही है। तो मैं इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख सकता हूँ T cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू mg, है ना। और उसी तरीके से T sin 30 डिग्री जो है वो क्या किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स F0 लिख देता हूँ। F0 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि भले वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है लेकिन ये वैक्यूम में है ना, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम को F0 से रिप्रेजेंट करता हूँ, सही है।
तो ये एफ ई जो है यही नथिंग बट एफ नॉट भी है इस केस में, सही है क्या। एफ नॉट क्या है, एफ नॉट इज़ डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन वैक्यूम में, इसलिए मैं इसको एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या करेंगे ध्यान से देखो, इन दोनों को डिवाइड कर दे क्या, है ना। तो अगर मैं इसको 1 बोलूँ और इसको 2 बोलूँ तो 1/2 करने से मुझे क्या मिलेगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट अपॉन एम जी। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, है ना। tan 30 की वैल्यू चाहो तो 1/√3 भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे लिख के रख सकते हो 1/√3 इसकी वैल्यू है। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड मीडियम की बात करेंगे। सेकंड मीडियम में कैसे सिनेरियो चेंज होगा वो देखते हैं। आगे बढ़ता हूँ और एक ब्लैंक स्लाइड पे यहाँ पे मैं इस चीज़ को फिर से ड्रॉ करता हूँ, है ना। अब लेकिन मैं किसकी बात करूँ, अब मैं इन मीडियम की बात करूँ, है ना, इन मीडियम। वापस से सेम टू सेम सिनेरियो बनेगा, है ना, 2 मेटालिक स्पीयर से इस तरीके से। यहाँ पे जो एंगल है वो अभी भी 30 डिग्री है ना, इस केस में भी 30 डिग्री है जैसा मुझे बोला गया है। अब ध्यान से देखना इसके ऊपर क्या होगा। यहाँ पर एम जी जो है वो अभी भी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे अभी ये लिक्विड में डूबा हुआ है, सही है क्या। और इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स एक्ट करेगा जो अगेन इक्वल नहीं होगा जैसा पहले एक्ट कर रहा था, तो इसको मैं टी डैश बोल देता हूँ, सही है, डजेंट मैटर। अब क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस तरीके से 2 पार्ट्स में टूटेगा। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा टी डैश कॉस 30 डिग्री और ये हो जाएगा टी डैश साइन 30 डिग्री, सही है। अच्छा, क्या इतने ही फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं, नहीं, इसके अलावा एक और फोर्स है जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और वो कौन सा फोर्स है, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स बना रहा हूँ जिसको मैं यू लिख रहा हूँ। यू इज़ नथिंग बट दी अपथ्रस्ट फोर्स। क्या ही अपथ्रस्ट फोर्स है, बॉयंट फोर्स है। क्यों आ रहा है सर ये, डेफिनेटली अगर आप उसको लिक्विड में डुबाओगे तो एक बॉयंट फोर्स भी आएगा, है ना। पानी उस स्पीयर को, पानी या जो भी लिक्विड है वो उस स्पीयर को ऊपर धक्का देगा, है ना। तो एक अपथ्रस्ट फोर्स भी आएगा। कोई भी चीज़ जब पानी में डूबेगी या किसी भी लिक्विड में डूबेगी तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स आना ज़रूरी है, सही है। तो ये हो गए मेरे सारे फोर्सेज जो मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किए हैं, और अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इन मीडियम, मैं इन वैक्यूम का इक्वेशन ऑलरेडी लिख चुका हूँ, अब मैं इन मीडियम का इक्वेशन लिखूँगा। क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। टी डैश जो है, टी डैश का कंपोनेंट एक साइड वाला क्या है, टी डैश साइन 30 डिग्री, जो कि किससे बैलेंस आउट हो जाएगा, एफ एम से। और टी डैश कॉस 30 के साथ में अपथ्रस्ट फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जो कि बैलेंस आउट होगा किससे, एम जी से, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी डैश कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एम जी माइनस यू। सर ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए क्योंकि टी डैश साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई टी डैश कॉस 30 डिग्री करने से मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एम अपॉन एम जी माइनस अपथ्रस्ट, करेक्ट है क्या। और ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3 के बराबर। तो यहाँ से देखो, मुझे 1/√3 की एक वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी थी यहाँ पे, एफ नॉट अपॉन एम जी, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू मिली है मुझे 1/√3 की एफ एम अपॉन एम जी माइनस यू। तो इनको इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एफ नॉट अपॉन एम जी था, है ना, एफ नॉट अपॉन एम जी वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एम अपॉन एम जी माइनस यू, सही है क्या। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को लिख दूंगा एफ नॉट अपॉन, अच्छा एम जी में एम क्या है, मास ऑफ स्पीयर है ना, मास ऑफ स्पीयर। अब मुझे यहाँ पे ध्यान से देखो तो मुझे 2-3 चीज़ें गिवन है। एक डेंसिटी ऑफ स्पीयर गिवन है, सही, डेंसिटी ऑफ स्पीयर गिवन है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं m की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं इसको लिखता हूँ सिग्मा वी जी, सही है। तो मैंने मास को क्या लिख दिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा को मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ स्पीयर, सही है। तो डेंसिटी ऑफ स्पीयर को वॉल्यूम ऑफ स्पीयर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मास मिल जाएगा, है ना। ये एक तरीका लिखने का। उसी तरीके से आई ऑन द राइट हैंड साइड आई विल गेट एफ एम अपॉन, यहाँ पे सेम चीज़ रो वी जी आएगा, किसका, एम जी होगा, ये किसके बराबर, ये होगा स्पीयर का। स्पीयर के लिए मैंने एम को रिप्लेस किया सिग्मा वी से, और अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो किसकी वजह से आता है, वो लिक्विड की वजह से आता है। तो वहाँ पे आएगा रो वी जी, सही है क्या। तो यहाँ पे रो जो है वो मैं ले रहा हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या लिख रहा हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चलो, सो अब इसमें क्या किया जाए, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं। तो एफ नॉट अपॉन, मैं पहले तो वी जी हर जगह से कॉमन निकाल के काट दूँ, है ना, डिनोमिनेटर में। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी ऑफ स्पीयर कितनी गिवन थे, 2.5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2.5 इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन सिग्मा माइनस रो। सिग्मा कितना है, 2.5 माइनस रो कितना है,
रो कितना है 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा कितना, एफ एम अपॉन 2.5 माइनस 1 विल बी 1.5। करेक्ट है क्या? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि मेरा एफ एम जो है फोर्स इन मीडियम, राइट, फोर्स इन मीडियम वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू एफ नॉट। सही है। अच्छा चलो इसको सॉल्व करें, 5 3 सा 5 5 सा 3/5 एफ नॉट हो जाएगा किसकी वैल्यू, एफ एम की वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि मेरी वैक्यूम की जो भी वैल्यू है, वैक्यूम में जो इतना भी फोर्स है वो कितने टाइम्स कम हो रहा है। सही है क्या? मतलब बेसिकली एफ नॉट अपॉन वॉट एवर जो रहेगा वो बेसिकली मेरा रिलेटिव परमिटिविटी होगा। तो मैं इसको एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन 5/3 लिख दूँ क्या, है ना। तो देखो मीडियम में जितना भी फोर्स लग रहा है वो वैक्यूम वाले फोर्स से कितना कम है, 5/3 टाइम्स। तो मेरी जो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी या जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5/3, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। सही है क्या? सो आई होप इस सवाल में हमने क्या किया ये आपको समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखा है ना, जब हमने लिक्विड में उसको डुबा दिया तो वहाँ पे एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी एफ नॉट नहीं रहेगा, वो एफ एम हो जाएगा। तो हमने पहले सारे इक्वेशंस लिखे, सबको सॉल्व किया, सब में वैल्यूज पुट अप किया और इस तरीके से मैंने एंड में ये लाया, मैंने कंपैरिजन करके देखा कि मेरा जो फोर्स इन मीडियम है वो फोर्स इन वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना है। एंड में मुझे पता चला कि जो फोर्स इन मीडियम है वो फोर्स इन वैक्यूम के साथ फोर्स इन वैक्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा 5/3 से, तब जाके मुझे फोर्स इन मीडियम मिलेगा। मतलब बेसिकली 5/3 टाइम्स छोटा है फोर्स इन मीडियम, और इसीलिए मेरे रिलेटिव परमिटिविटी डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, 5/3। सही है। सो एंड दैट विल बी माय फाइनल आंसर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे फाइंड आउट करने बोला था, मेरा आंसर आ गया 5/3। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो कुछ भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की थी, जो भी हमने परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी की बात की थी, वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगी ये भी आपको समझ में आया होगा। एक जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वाला NSQL आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पे एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ये भी आपको समझ में आया होगा। एंड अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई और ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते चले जाएंगे। अगर इस टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी या कोई भी कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।